तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेके। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्मगलर की जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। एक ज़माना था जब दाऊद इब्राहिम ने उस स्मगलर के साथ काम किया, और जो शुरुआती दौर था जिसमें एक बहुत कुछ सीखना पड़ता है। स्मगलिंग कैसे करनी है, लैंडिंग कैसे करनी है, सामान कैसे लाना है, कैसे आगे पहुंचाना है, वो सब एक लर्निंग प्रोसेस जो प्रैक्टिकली ली जाती है। थ्योरी तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन जो इन प्रैक्टिस सब करना कैसे है वो आपको एक ट्रेनी बनना पड़ता है किसी बड़े आदमी के साथ जिसका लगातार उस फील्ड के साथ वास्ता रहा हो। और वो शख्स था जो एक ज़माने में हाजी मस्तान का काफ़ी करीबी दोस्त माना जाता रहा। गुजरात के कोस्ट पे, दमन के कोस्ट पे बहुत बड़े लेवल पे उस आदमी ने बहुत सालों तक लगातार बहुत सारी स्मगलिंग की, और वो अपने आप में कल्ट फिगर था। दमन में अगर किसी का नाम सबसे ज़्यादा चलता था, शुक्र नारायण बखिया से भी ज़्यादा जिस आदमी का क्लाउड था, जिसने इतने बड़े बड़े स्मगलिंग के काम किए, उस शख्स का नाम था लल्लू जोगी। आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सी किताबों में जिक्र है, इंटरनेट पे बहुत सारा जिक्र है कि हाजी मस्तान ने दाऊद इब्राहिम को लल्लू जोगी के पास भेजा था ये स्मगलिंग के गुर सीखने के लिए। और वो काफ़ी साल, 3-4 साल मुंबई छोड़ने के पहले तक दाऊद इब्राहिम ने लल्लू जोगी के साथ काम किया, और वो हाजी मस्तान के कहने पे किया। अब आप हैरान हो गए कि हाजी मस्तान ने खुद दाऊद को अपने साथ क्यों नहीं मिलाया। उसका सीधा सा कारण ये है कि 1977 में एमरजेंसी के बाद हाजी मस्तान ने स्मगलिंग छोड़ दी थी, और हाजी मस्तान के साथ साथ जो दूसरा बड़ा स्मगलर था मुंबई का, यूसुफ पटेल, उसका काम काफ़ी डाउन था क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड के केसेस में इन्वॉल्व हो गया। कस्टम की बहुत सारी उसके ऊपर सख्ती हुई, डिटेन किया गया, मीसा में अंदर गया, कॉफ़ी पुस्सा में डिटेन हुआ। तो एक तरह से मुंबई का कोस्ट जो था वो खाली था। उस खालीपन को भरने के लिए हाजी मस्तान ने गुजरात से लल्लू जोगी को इम्पोर्ट किया। उसके पीछे भी एक कारण है। लल्लू जोगी को अपनी खुशी से मुंबई नहीं आया था, उसको भी गुजरात से कस्टम के अधिकारियों ने बहुत बड़ी कार्रवाई करके उसको वहाँ से भागना पड़ा था। ये किस्सा शायद किसी को मालूम नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, आप एक बार सुनोगे तो बार बार सुनते रहोगे। एक ऑफिसर हुआ करते थे कस्टम के, मिस्टर दया शंकर। वो अपने आप में एक टेरर थे एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ के लिए। एक बार मैंने कस्टम के और एक्साइज के बहुत बड़े ऑफिसर एस सिद्धार्थ सिंह सेखों, जो चीफ कमिश्नर रिटायर हुए, आजकल वो वकालत करते हैं कस्टम के केसेस की, उनको मैंने एक बार इंटरव्यू किया था कि कस्टम वाले स्मगलिंग को कैसे रोकते हैं या ख़त्म करते हैं। उस इंटरव्यू में करते करते बहुत से ऑफिसर ने काम किया कस्टम में। LD अरोड़ा, जिनका इलाहाबाद में मर्डर हुआ, दोई पोड़े, NK भारद्वाज, नारायण सिंह, बहुत सारे ऑफिसर हैं जिनके नाम गिनने जाओ तो शायद 50-60 ऐसे अच्छे लोग थे जिन्होंने बहुत काम किया कस्टम में और एक्साइज में स्मगलिंग रोकने में, कर्ब करने के लिए। लेकिन दया शंकर कुछ दूसरे तरीके से उभर के सामने आते हैं। और जब उस इंटरव्यू में शेखो साहब के साथ दया शंकर का जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि दया शंकर अपने एरिया में टेरर क्रिएट करता था। इतना उसका हवा बन जाता था कि कोई भी बड़े से बड़ा स्मगलर उसके सामने नहीं टिक सकता था और धंधा छोड़ के भाग जाता। तो उसके दो कारण थे। एक तो दया शंकर किसी बड़े की सुनता नहीं था और ईमानदार ऑफिसर था। उसका एक कहना था, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, शायद आपको याद होगा, कि जहाँ पे दया शंकर जाता था वहाँ पे स्मगलिंग अपने आप बंद हो जाती थी। उसका कारण ये था कि दया शंकर स्मगलिंग करवाता नहीं था। ये दया शंकर खुद बोलता था, स्मगलिंग इसलिए रुक जाती है कि मैं करवाता नहीं हूँ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी है
उन करप्ट ऑफिसर्स के ऊपर जो चंद सिक्कों के लिए कुछ हज़ारों लाख रुपये के लिए पैसे लेके स्मगलिंग करवाते थे। और उसका खमियाजा हमने 93 में भुगता भी, जब करप्ट पुलिस और कस्टम ऑफिसर ने स्मगलर के साथ मिलके, क्रिमिनल्स के साथ मिलके वो गोला बारूद और RDX आने दिया, और हमने उसका क्या हुआ 93 के ब्लास्ट में देखा। खैर, तो दया शंकर की जब दमन में पोस्टिंग थी, उसने बहुत बड़ा अभियान चलाया ऑर्गेनाइज स्मगलिंग के खिलाफ। और उसमें देखा कि वहाँ पे काम करना इसलिए मुश्किल था कि स्मगलर्स का लोकल पॉपुलेशन पे होल्ड बहुत था। अब लल्लू जोगी दमन में जो इसका अपना जो प्रस्तैदी गांव था मारवाड़, वो काफ़ी दूर पड़ता है थोड़ा, मतलब एक प्राइवेट बीच जैसा था। वहाँ पे तकरीबन 200 एकड़ ज़मीन समुंदर के किनारे पे जो उसकी मलकियत थी वो लल्लू जोगी की अपनी ज़मीन थी। वहाँ पे बाहर का कोई किश्ती, कोई बोट नहीं लग सकती थी, क्योंकि वो वहाँ पे इतना दबदबा था वो उस इलाके के 30-35 गाँव में जहाँ पे इसका सामान उतरता था। और आपको बता दूँ, इसका मोडस ऑपरेंडी बहुत अजीब था लल्लू जोगी का। ये हमेशा रात को स्मगलिंग किया करता था, दिन में नहीं करता था। तो तभी आपको मालूम है कि इतने बड़े लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह गांव में कोस्टल एरिया में नहीं होती थी, तो लोग दिए, लालटेन, मोमबत्तियाँ जला के, चिराग जला के काम चलाया करते थे। लाइट भी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पूरी, जब इसकी लैंडिंग होनी होती थी उसके 2 दिन पहले से पूरे इलाके की रात को किसी को लाइट जलाने की इजाज़त नहीं होती थी। उसके 2 कारण थे। एक तो कहीं अंधेरे में जब लैंडिंग हो रही है समुद्र से, वो किश्ती से सामान निकाल के उसको घरों में रखना है, तो अगर कस्टम वाले की हाज़िरी भी हो वहाँ पे, तो कस्टम की टीम में कितने लोग होते हैं? 5, 10, 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो गए। और गांव की आबादी वहाँ पे 300-400 घर गांव में, तो कितने लोगों को कस्टम, कितने लोगों को पकड़ सकता है, कितने घरों की तलाशी ले सकते हैं। और एक गांव में कस्टम वाले पहुँचे तो लल्लू जोगी का नेटवर्क कितना तगड़ा था कि वहाँ से 10 मील दूर दूसरी जगह पर लैंडिंग कर देता था रात के अंधेरे में। और लोग बाहर निकलते नहीं थे। जो आदमी गली में नज़र आएगा तो समझो बाहर का आदमी है, या पुलिस का होगा या कस्टम का होगा। तो इसके लोग ताड़ के वहाँ से बोट भगाना, दूसरे गांव में ले जाना। तो ये कैट एंड माउस गेम में लल्लू जोगी माहिर था। तो इसका कोई तरीका कस्टम को नहीं मिल रहा था कि इसका वो जो एक पूरी जो इसकी प्लानिंग थी, लोगों में जो होल्ड था, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो दया शंकर ने एक नायाब तरीका अपनाया। उसको मालूम था कि उसके काफ़ी ऑफिसर जो है वो स्मगलर के साथ मिले हुए हैं। वहाँ पे कोई खबरी लोग खबर नहीं देते थे, क्योंकि लल्लू जोगी का दबदबा बहुत था। और वो आदमी लोगों की मदद भी बहुत करता था। उनको रेगुलर बेसिस पे पैसे देना, जो गांव का मुखिया और ख़ास तौर पे जो गांव का बनिया होता था। आपको मालूम है कि हर गांव में जो एक बनिया राशन की दुकान या और छोटा मोटा सामान, और वो ऐसा शख्स होता था जिसके पास एक सेफ भी हुआ करती थी, तिजोरी हुआ करती थी। गांव में शायद किसी और के पास तिजोरी हो ना हो, लेकिन बनिए के पास तिजोरी जरूर होती थी, जिसमें वो लोगों को जो लोन वगैरह देता था, गहने वहने रख के सोने के खिलाफ, वो सोना रखा करता था। अपनी जो उसकी कैश जिसका रोज़ का होता था वो पैसा उसमें रखता था तिजोरी में। तो वो तिजोरी जो थी वो, उसको कहावत थी उस इलाके में कि हर बनिए की तिजोरी जो है, दुकानदार की तिजोरी, वो असल में लल्लू जोगी की तिजोरी है। उसका कारण ये था कि जब रात को लैंडिंग होती थी तो इसके आदमी, गांव के लोग निकल के फटाफट आते थे और सामान कंधों पे उठाया, वो घड़ियां हो या सोना हो या चांदी हो या कपड़ा हो, वो एकदम जैसे अनलोडिंग इतनी स्पीड से होती थी। और किसी भी घर में दरवाजे खुले रखते थे लोग, किसी भी घर में घुस के लल्लू के आदमी अपना सामान रख के मिनटों में वहाँ से गायब हो जाते थे। तो कस्टम को इतनी स्पीड से काम करके पकड़ना नामुमकिन था। तो दया शंकर ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया उस ज़माने में अपने आप में। उसने एक दिन अपनी गाड़ी निकाली,
सरकारी जीप, उसमें उनके पास एक वो कोई कार्बाइन वगैरह हथियार था, एक रिवाल्वर था सरकारी जो मिला हुआ था। तो एक एक गांव में दयाशंकर गया अपने खास ऑफिसर्स को लेके, और जीप में खड़ा होके हवाई फायर करना। ये फिल्मी किस्सा नहीं है, ये असली कहानी है। ये आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी, ना आपको को बताने वाला मिलेगा। तो हवा में फायर करके बनिए की दुकान बाहर जाके जीप रोकनी। छोटे छोटे गांव होते थे, कोस्टल गांव, तो वहाँ पे हवा में फायर करके कहना कि मेरा नाम दयाशंकर है, मैं इस इलाके में कस्टम का सबसे बड़ा ऑफिसर हूँ। आज के बाद इस गांव में लल्लू जोगी का सामान नहीं उतरेगा, और अगर किसी ने उसका लल्लू जोगी का सामान अपने घर में रखा, या यहाँ के बनिए ने अपनी तिजोरी में उसके सोने के बिस्कुट रखे, यहाँ कोई और घड़ियाँ जो इम्पोर्टेड आती थी वो रखी, तो ये गोलियाँ हवा में नहीं कहीं और चलेंगी। तो इशारे इशारे में दयाशंकर ये मैसेज कन्वे करके आ जाता था कि कस्टम अभी आराम से नहीं बैठेगा, इसका जवाब दिया जाएगा अगर किसी ने स्मगलिंग एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया तो। और ये भी साथ में इंस्ट्रक्शन दिया कि आइंदा रात को अगर किसी बोट के आते हुए लोगों ने अपनी बत्तियां बंद की, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। कुछ इस किस्म का एक भाषण दे के दयाशंकर ने वो 30-35 गाँव में एक ऐसा मैसेज क्रिएट किया, माहौल क्रिएट किया कि लोगों ने लल्लू जोगी का सामान अपने घरों में रखना बंद कर दिया। और जो तिजोरी वाले थे, दुकानदार जिनकी तिजोरी में बिस्कुट रखे जाते थे सेफ्टी के लिए, उन लोगों ने लल्लू जोगी को देख के मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। एक शख्स जिसका कई दहाकों से, कई डेकेड से एक बादशाह की तरह हुकूमत चलती थी, कहा जाता था कि हर घर की चाबी लल्लू जोगी की जेब में होती है, इतना उसका होल्ड था। ये कहावत थी वहाँ पे उस इलाके में। और उसको ख़त्म करने में दयाशंकर को कुछ महीने लगे, और एक दौर ऐसा आया कि लल्लू जोगी को वहाँ पे लैंडिंग करनी बहुत मुश्किल हो गई। उसको देख के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, जब बहुत सामान आना होता था बत्तियां बंद करनी लोगों ने बंद कर दी, और बनियों ने सामान रखना बंद कर दिया। तो कहते यहाँ तक भी है कि लोगों ने लल्लू जोगी को पानी तक पिलाना बंद कर दिया था, और ये सदमा लल्लू जोगी को बर्दाश्त नहीं हुआ। और उसके पहले लल्लू जोगी पे कोई एक्शन नहीं होता था, ना पुलिस वाले करते थे ना कोई। और दूसरा काम जो कस्टम विभाग ने किया वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। उन्होंने लल्लू जोगी के ऊपर जितने पीछे लैंडिंग केसेस हुए थे उनकी डेट वगैरह निकाल के, बोट का नाम निकाल के, क्योंकि सामान तो बोट में आएगा, किसी किश्ती का नाम ज्वाला जी, किसी का नाम सरस्वती, इस किस्म के नाम, देवियों के नाम पे ज़्यादा किश्तियों के नाम थे, चंद्रमणि, चंद्रमुखी, इस किस्म के नाम, शकुंतला। तो ये जो किश्तियाँ बोटिंग जो बोट्स होती थी जो स्मगलिंग का सामान लेके आती थी, उनका नाम हुआ करता था बोट्स का। ये जरूरी है हर बोट का नाम जो हाई सीज में जाती है। तो कस्टम डिपार्टमेंट ने ऐसी 35-40 बोट्स के नाम लेके जिन्होंने पहले स्मगलिंग में हिस्सा लिया था, उनके खिलाफ डिफरेंट अपनी जो चौकियाँ थी कस्टम की, उसके लेके पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट्स करवानी शुरू कर दी कि ये बोट्स जो हैं इसमें इतनी तारीख को, इतने साल को ये सामान आया था, ये बोट हमें वांटेड है, कहीं मिले तो हमें बताना। तो उससे वो लोगों ने उस इलाके में बोट लाना बंद कर दिया। वो अपना जो काम था दूसरे इलाके में करने लग गए। तो लल्लू जोगी किश्तियाँ मिलनियाँ बंद हो गई जिनमें सामान आता था। एक बहुत बड़ा कंसल्टेड कैंपेन था जो दयाशंकर की लीडरशिप में कस्टम डिपार्टमेंट ने चलाया। तो वो इलाका एक तरह से कई महीनों तक, जब तक दयाशंकर की पोस्टिंग वहाँ पे रही, लल्लू जोगी के छोड़ो दूसरे स्मगलर जो थे उनको भी स्मगलिंग का मौका नहीं मिला। और 1980 में उन्हीं दिनों में कस्टम डिपार्टमेंट ने लल्लू जोगी को कॉफ़ी पोसा के नीचे डिटेंशन के ऑर्डर निकाल दिए। उसके खिलाफ लल्लू जोगी की वाइफ ने हाई कोर्ट में अपील किया कि मेरे हस्बैंड को ज़बरदस्ती वेंडाटा के नीचे डिटेन किया जा रहा है। तो वो केस हाई कोर्ट से वो हार गए। उसके बाद राम जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट में गए लल्लू जोगी के बेहाफ पे।
आप बस सोचते होंगे कि हर स्मगलर के केस में राम जेठमलानी कहाँ से आ जाता है। तो राम जेठमलानी बहुत सीनियर एडवोकेट थे, इंसान भी बहुत बढ़िया थे। मैंने उनके बारे में एक एपिसोड भी बना के अपने चैनल पर डाला हुआ, आप उसको देख सकते हो, सुन सकते हो। तो वो ही वॉज मास्टर ऑफ एक्सपर्ट इन कस्टम्स लॉ। कस्टम के एक्ट के जानकार वकील जो बहुत कम थे, उनमें से सबसे बड़ा नाम राम जेठमलानी का था। एक दूसरे एक पारसी एडवोकेट भी हुआ करते थे, धुंध कैंटीन वाला, वेरी टॉल फेलो, वेरी हैंडसम, हीरो लगता था एकदम, और बहुत बढ़िया एडवोकेट था धुंध कैंटीन वाला। अनफॉर्चुनेटली ही कमिटेड सुसाइड एट द हाइट ऑफ हिज करियर। तो खैर, तो इस राम जेठमलानी ने 3 बार स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में की। पहली अपील में केस हार गए, लल्लू जोगी की डिटेंशन ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ। फिर नई ग्राउंड्स पे फिर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील की गई, दोबारा फिर हारे। फिर तीसरी बार राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट मूव किया और उस पर बहुत लंबी बहस चली। सुप्रीम कोर्ट ने जेठमलानी को बोला कि एक ही इशू पे बार बार स्पेशल लीव पिटीशन नहीं हो सकती। तो उसमें राम जेठमलानी ने दुनिया भर के जो लीगल जो ओपिनियन था, इंग्लैंड का, अमेरिका का, फ्रांस का, जर्मनी का, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो केसेस कोर्ट करके जो सिद्ध करने की कोशिश की कि स्पेशल लीव पिटीशन दोबारा फाइल की जा सकती है। कुछ इस किस्म का बहुत लंबी बहस हुई थी और वो बहुत हिस्टोरिक डिस्कशन थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन लल्लू जोगी को कोई राहत नहीं मिली। तो वो जो 30-35 केस रजिस्टर हो गए, स्मगलिंग हो नहीं रही। लल्लू जोगी को हमेशा ये डर लगता था कि कभी भी कोई पुलिस स्टेशन उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको अरेस्ट कर लेगा, तो उसको छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। तो वो स्मगलर जिसने तकरीबन 1960 से 65 से स्मगलिंग शुरू की। यहाँ पर इंटरेस्टिंग किस्सा ये भी है कि लल्लू जोगी कोई बचपन से स्मगलर नहीं था। वो अपने इलाके का बड़ा हट्टा कट्टा आदमी था, लैंडेड प्रॉपर्टी भी थी, नामचीन भी था, और उस आदमी ने पुर्तगालियों के खिलाफ दमन की, गोवा की आज़ादी की जो मूवमेंट चली थी उसमें हिस्सा भी लिया। और जैसे हमारे बाकी हिंदुस्तान में ताम्रपत्र दिए गए थे फ्रीडम फाइटर्स को, उसी तरह लल्लू जोगी के पास भी एक भारत सरकार का दिया हुआ एक सर्टिफिकेट है जो उसने फ्रेम करवा के लगवाया होता था कि इस शख्स ने गोवा, दमन और दीव की आज़ादी की उस संघर्ष में पुर्तगालियों के खिलाफ जो मोर्चा लड़ा, उसके लिए इसकी सेवाओं को मद्देनज़र रखते हुए इसको ये प्रमाण पत्र दिया जाता है कि ये गोवा की और दमन की का स्वतंत्रता सेनानी है। तो वो आदमी जो इतने अच्छे काम करता था, उसको देख देख के शुक्रनैन बकिया और यूसुफ हीरो को देख के ये तिकड़ी थी वहाँ पे गोवा के कोस्ट पे स्मगलिंग की। 3 बड़े नाम थे, और भी थे, नानू भाई पटेल भी था कुछ, लेकिन ये इनका नाम सबसे बड़ा था। उनमें से सबसे ज़्यादा डेयरिंग जो थी वो लल्लू जोगी में ही थी। तो वो 35-40 केस हो गए। उसको डर रहता था कि आज मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, और वहाँ से अरेस्ट हुआ तो फिर बेल करवा के दूसरे में अरेस्ट करेंगे। तो उसने बेहतर समझा कि जब तक कस्टम की सख्ती ज़्यादा चल रही है तो ये इलाके को छोड़ के कहीं और जाया जाए। और मुंबई से सबसे बड़ा स्टेशन उसके लिए नहीं था। मैंने जैसे बताया, हाजी मस्तान स्मगलिंग छोड़ चुका था, यूसुफ पटेल का काम धंधा डाउन था, वो बिल्डर बन गया था, कस्टम की बहुत सख्ती थी उसके ऊपर। तो उस खाली जगह को भरने के लिए हाजी मस्तान ने लल्लू जोगी को शरण दी मुंबई में, और वहाँ पे उसने आके अपना काम धंधा शुरू किया। और उसमें मैंने आपको बताया था एक एपिसोड में, जो भोसले का एपिसोड हमने किया था, जो राजभवन में स्मगलिंग की गई थी घड़ियों की और सोने की, उसमें भी लल्लू जोगी का हाथ था। वो जो डिसमिस कांस्टेबल का स्टोरी मैंने आपको सुनाया था। तो वो दौर था जब मुंबई में जो लल्लू जोगी था ये अपना काम धंधा करना शुरू किया, और उसी दौर में दाऊद इब्राहिम ने इसके साथ काम किया। अब देखिए, इतना पैसा कमा के, इतनी करोड़ों की जायदाद बना के
उसके बाद जो पारिवारिक जो ज़िंदगी होती है, फैमिली लाइफ, वो कुछ लल्लू जोगी की अच्छी नहीं रही। उसकी 5 बेटियां और 2 बेटे थे। बड़ा बेटा जो दलीप था वो, और उसका छोटा भाई संदीप, वो अमेरिका में रहते थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था छोटा, तो वहाँ पे किसी कारण से बड़े बेटे ने अमेरिका में सुसाइड कर लिया। उसके बाद छोटे बेटे संदीप का अपनी बीवी सृष्टि से तलाक हो जाता है। उनका एक बेटा भी था। वो तलाक के बाद इंडिया वापस आ जाता है, और इंडिया वापस आके उसको पता चलता है कि उसके बाप ने वो जो 200 एकड़ ज़मीन थी समुंदर के किनारे, वो बेच दी है, और उसका पैसा अपनी बीवी मतलब संदीप की माँ के खाते में जमा पड़ा है। तो संदीप ने वो पैसा डिमांड करना शुरू किया कि जो पैसा मुझे दो, मैं कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ, मुझे अभी अमेरिका वापस नहीं जाना है, मैं यहाँ पे कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ। तो वो लल्लू जोगी ने और उसकी बीवी ने वो पैसा देने से इनकार किया। तो एक दिन उस लड़के ने अपनी माँ को रिपीटेडली स्टैबिंग करके, चाकू मार मार के, अपने घर के अंदर ही अपनी माँ को मार दिया। कमाल है ऐसे बेटे जो पैसे के लिए अपनी माँ को मार दिया। और वो आदमी उस केस में अरेस्ट हुआ। 2 साल के बाद उसकी बेल हुई। बेल होने के बाद उसने एक होटल में जाके उसने सुसाइड कर लिया। 2-3 दिन के बाद जब कमरे से बाहर नहीं निकला, अंदर जाके देखा तो उसकी काफ़ी बुरी हालत में संदीप की लाश उस होटल के कमरे में मिली। और वो जो 200 एकड़ की ज़मीन वाला जो प्लॉट था, उसका जो हिस्सा बेचा था, और वहीं उसी ज़मीन पे उसकी माँ का वो जो अंतिम संस्कार था वो किया गया। उसके बाद लल्लू जोगी की 5 बेटियां थी, जिनमें से एक बेटी जो थी वो उड़वाड़ में रहती थी, जहाँ की उड़वाड़िया फैमिलीज़ हैं नवसारी के नज़दीक। तो वहाँ पे अपने सन इन लॉ के पास, हसमुख पटेल के पास जाके, बेटी के पास जाके रहने लगा। और आखिरी दिन ज़िंदगी के इसने अपनी उस बेटी के घर में गुजारे बहुत साल, लेकिन अपने इलाके में दोबारा जाने को उसका हिम्मत नहीं हुई, हौसला नहीं हुआ। और 2019 को उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, शुगर की प्रॉब्लम थी, और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। एक उसके पाँव में चोट लगी, वो बढ़ती गई, इलाज नहीं बराबर हुआ, ठीक नहीं हुई। तो 2019 को उसको मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में लाके एडमिट करवाया गया, जहां उसकी एक दिन मौत हो गई। तो 1930 में पैदा हुआ आदमी 89 साल की उम्र में तकरीबन 2019 में उस एक वो जो कल्ट फिगर था दमन का, गुजरात का, उसकी डेथ होती है। तो उसके साथ एक स्मगलिंग का एक सागा वो ख़त्म होता है। एक किस्सा, एक इतिहास उसके साथ रुक जाता है। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।